हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुरिति है और मेरे चैनल ट्यूशन मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। मैं अपने इस चैनल पर स्टूडेंट्स के लिए उनकी स्टडी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। मेरा ये यूट्यूब चैनल स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स हैं। मेरे इस चैनल पर स्टूडेंट्स को ट्यूशन जैसे ही बेनिफिट्स मिलते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देर किस बात की, मेरे सभी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हमारा आज का टॉपिक है सब्सटेंस एंड इट्स नेचर। सब्सटेंस एंड इट्स नेचर, ओके। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की कुछ हिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री की सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, जो मैटर के कॉम्पोजिशन को डील करती है। ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है मैटर की कॉम्पोजिशन को एंड ऑल्सो द फिजिकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स, और उसकी जो भी फिजिकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं उसको भी डील करती है, एसोसिएटेड विद द डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। और जैसे जैसे वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में जाता रहता है उसको वैसे वैसे हम डील करते हैं, उनके उस तरह के कॉम्पोजिशन को हम डील करते हैं इसके साथ, ओके। सबसे पहले अ फ्रेंच केमिस्ट लेवोजियर 1743 and 1793 is regarded as the father of modern chemistry, okay? हम मॉडर्न केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिनको हम बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ओके। तो मॉडर्न केमिस्ट्री, जो आज की केमिस्ट्री हम देखते हैं उसे हम बोलते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री, ओके। अब मॉडर्न केमिस्ट्री के क्या क्या हमें फायदे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मॉडर्न केमिस्ट्री aided by increasingly sophisticated instruments, आज की डेट में मॉडर्न केमिस्ट्री में इंक्रीजिंगली बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे ऐसे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम अलग अलग तरह के चीज़ों को मेजर कर सकते हैं बहुत इजीली और बहुत प्राइसली, मतलब प्रीजली हम उनको चाहे कि भाई इतना पॉइंट का डिफरेंस भी हम आज की डेट में एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जो पहले की हिस्ट्री में, पहले की केमिस्ट्री में ऐसा नहीं था, अब धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रही हैं वो चीज़ें। अब उसके बाद स्टडीज मटीरियल, स्टडी का जो मटेरियल है आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल वो भी इतना वाइड है कि आप कुछ भी स्टडी कर सकते हो केमिस्ट्री से रिलेटेड। एज स्मॉल एज अ सिंगल एटम, मतलब अगर आपको एक सिंगल एटम के बारे में पढ़ना है तो आप उसे भी पढ़ सकते हो। एंड एज लार्ज एज एंड कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा लार्ज और कॉम्प्लेक्स एज डीएनए, ओके, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके। तो उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स कंसिस्ट होते हैं। सबसे पहले अगर हमें स्टडी करना है, स्टडी मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक सिंगल एटम को स्टडी करने का भी मटेरियल है और एक मिलियंस ऑफ एटम के एक लार्ज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी स्टडी करने का स्टडी मटेरियल आज की डेट में अवेलेबल है हमारे पास। अब हम करेंगे स्टडी इसकी डेफिनेशन। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है, पोजेसेस मास, मतलब उसका कुछ ना कुछ मास होता है, मास यानी उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, एंड कैन बी फेल्ट बाय एनीवन और मोर ऑफ आवर सेंसेस, ओके। और वो फेल्ट की जाए हमारे एक या एक से ज्यादा सेंसेस से, ओके, उसे हम बोलते हैं, इट्स कॉल्ड अ मैटर। उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, पोजेसेस मास एंड कैन बी फेल्ट बाय एनीवन और मोर ऑफ आवर सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, मास हो उसका, और हमारे किसी भी 5 सेंस ऑर्गन्स में से 1 या 1 से ज्यादा में वो फेल्ट की जा रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर। उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर। अब हम अर्ली इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं, ठीक है। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो अर्ली हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स के रूप में बताया। 5 बेसिक एलिमेंट्स के रूप में उन्होंने बताया, जो कि थे 5 तत्व, जिन्हें नाम दिया 5 तत्व। 5 तत्व कौन कौन से थे? एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई, हवा, पानी, धरती, आग और आकाश, ओके। ये 5 तत्व थे उन्होंने बोला, जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने बोला कि मैटर इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम, अब उनके हिसाब से एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, जो भी चीज या तो वो जिंदा है या वो सांस ले रही है या वो सांस नहीं ले रही है या वो जीवित नहीं है, ठीक है, was made up of these 5 basic elements, वो इन्हीं 5 चीजों से मिलकर ही बनी है, ओके।
एशियन ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और जो ग्रीक के फिलोसफर्स थे वो भी कुछ इसी तरह के क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के पॉइंट पे आ चुके थे। हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने 5 तत्व बोला जिनसे मिलके कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग चीज बनी होती है, और उसी तरह का कुछ डेफिनेशन जो क्लासिफाई करने के लिए मैटर को ग्रीक के फिलोसफर्स ने भी बनाया। अब हम कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इंडियन सेज महर्षि कनाडा वाज परहैप्स the first to suggest that all forms of matters are composed of very small, that is tiny particle known as अणु। सबसे पहले इंडियन महर्षि थे जो कनाडा, उन्होंने सुजेस्ट किया था कि सारे फॉर्म्स ऑफ मैटर कंपोज किस चीज से, बने किस चीज से हुए हैं, वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स नॉन एज अणु। उन्हें क्या नाम दिया? उन्होंने अणु नाम दिया। हिंदी में हम बोले अणु नाम दिया उन्होंने क्या बोला कि जो भी मैटर हमारे आसपास है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिनको उन्होंने नाम दिया अणु। एंड ईच अणु में बी मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु। उन्होंने बोला अणु के अंदर जो हमारे पास एक मैटर है उसके अंदर अणु है, अब अणु के अंदर स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स हैं जिनको उन्होंने नाम दिया परमाणु। ओके, अणु टिनी पार्टिकल्स के अंदर स्मॉलर पार्टिकल्स, उसको क्या नाम दिया उन्होंने? परमाणु। अणु एंड परमाणु। ग्रीक थिंकर डोमेस्ट्रियस नेम दीज टिनी पार्टिकल्स परमाणु एज एटम्स। इसी टिनी पार्टिकल्स परमाणु को ग्रीक के जो थिंकर थे उन्होंने क्या नाम दिया? एटम्स। क्या नाम दिया? एटम्स। फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमोस मीनिंग अनकट। अब ग्रीक का वर्ड है एटमोस, ATOMOS, एटमोस मीनिंग अनकट, मतलब कि वो कटा नहीं जा सकता, जो चीज काटी नहीं जा सकती। Thus matter is composed of tiny particles known as atom। इसी तरह से मैटर को कंपोज किया जाता है वैसे ही टिनी पार्टिकल से, उन्हें हम आजकल क्या बोलते हैं? एटम्स। जो मैटर जो टिनी पार्टिकल से मिलके बना है उस टिनी पार्टिकल्स को हम क्या नाम दे देते हैं? एटम्स। इस तरह से एटम को नाम आया है हमारी हिस्ट्री से। ओके, अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। मैटर की कुछ स्टेट्स होती है जिसको आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैटर की जो स्टेट होती है वो होती है सॉलिड स्टेट। ओके, सबसे पहली स्टेट होती है सॉलिड स्टेट। सॉलिड इज द वन ऑफ द 4 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड 4 में से पहली स्टेट मानी जाती है मैटर की। द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। जो भी मॉलिक्यूल सॉलिड में होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। एंड कंटेन द लीस्ट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। The amount in the solid are bound to each other। जो एटम्स होते हैं सॉलिड में वो आपस में इस तरह से बाउंड होते हैं, इधर इन रेगुलर ज्योमेट्रिक लैटिस, मतलब या तो वो एक रेगुलर ज्योमेट्रिक लैटिस बनाएंगे या इरेगुलर भी बना सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं, लेकिन वो एटम सॉलिड में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक दूसरे से बहुत मतलब चिपक के एकदम से साथ में होते हैं कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एकदम जीरो होती है। अब नीचे एक एग्जांपल आपने देखा, ये वाला एग्जांपल मैंने यहाँ बनाया है। यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स है, इस टाइम पे जितने भी पार्टिकल है वो एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, क्लोजली पैक्ड शेप है, ये रेगुलर ज्योमेट्रिक लैटिस की तरह शेप बनाई हुई इन्होंने, लेकिन वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत थोड़ी है कि वो इधर उधर मूव नहीं कर रहे, सिर्फ अपने लैटिस के पास ही इधर इधर मूव कर रहे हैं सिर्फ। अब बात करते हैं सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड विद लिटिल प्रेशर। सॉलिड को हम प्रेशर देके कंप्रेस नहीं कर सकते। नाउ द सेकंड स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड स्टेट। सेकंड जो स्टेट होती है हमारी मैटर की वो होती है लिक्विड स्टेट हमारे पास। अ लिक्विड इज नियरली इनकम्प्रेसिबल fluid that conforms the shape of the container but it retain nearly constant volume independent of the pressure। लिक्विड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, लेकिन वो उसी कंटेनर की शेप में बन जाता है या उसी कंटेनर की शेप ले लेता है जिस कंटेनर में उसके पोर किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है प्रेशर की, उसका एक कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है। अगर मैंने 1 गिलास पानी लिया तो 1 गिलास पानी को चाहे मैं जग में डालूं चाहे मैं किसी और बर्तन में डालूं, वो 1 गिलास पानी ही रहेगा, उसका कांस्टेंट वॉल्यूम ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा। ओके, इट इज द ओनली स्टेट विद डेफिनेट वॉल्यूम। ये एक अकेली स्टेट है हमारे पास मैटर की जिसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जिसका वॉल्यूम बार बार चेंज नहीं होता। बट नो फिक्स्ड शेप, लेकिन इसकी शेप कभी भी फिक्स्ड नहीं होती है, क्योंकि लिक्विड को मैं कहीं पे भी डाल सकती हूँ, पानी को मैं जग में डाल सकती हूँ, ग्लास में डाल सकती हूँ, वो उसी बर्तन की शेप एज इट इज ले लेगा। अ लिक्विड इज मेड अप ऑफ टिनी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स of matter such as atoms held together by intramolecular bonds। ओके, अब लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ
इस तरह से जुड़े, लेकिन वो मूव कर सकते हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं उनमें, लेकिन वो मूव कर सकते हैं। वाइब्रेट पार्टिकल्स हैं, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, मतलब वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जैसे इस डायग्राम में आपने देखा कि किस तरह से ये जो सारे पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट। ठीक है, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं। अब नाउ द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज गैसियस स्टेट। ओके, गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी ना तो कोई फिक्स्ड शेप है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है। गैसेस हैव लोअर डेंसिटी देन द अदर मॉलिक्यूल्स। मैटर की जितनी भी स्टेट्स होती हैं, सबसे ज्यादा लो डेंसिटी किसकी होती है? गैस की। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। इसमें इस गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, उनमें जो स्पेस होती है बिटवीन द पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा ग्रेट, मतलब बहुत बड़ी बड़ी स्पेस होती है, विच हैव अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसकी वजह से उन पार्टिकल्स के पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होती है। द पार्टिकल्स मूव वेरी फास्ट एंड कोलाइड इनटू वन अनदर। मतलब वो इतनी तेजी से इधर उधर मूव करते हैं, जैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है तो वो इतनी तेजी से इधर उधर मूव करते हैं, वो एक दूसरे में कोलाइड भी कर जाते हैं, कॉजिंग देम टू डिफ्यूज हो जाते हैं और स्प्रेड आउट या फैल जाते हैं, until they are evenly distributed throughout the volume of the container। तब तक जब तक वो एक कंटेनर, जिस कंटेनर में उसे रखा गया है, वहां पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत दूर दूर है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, एक दूसरे से ऐसे टकरा रहे हैं, कभी एक दूसरे के बीच में कोलाइड हो रहे हैं या डिफ्यूज हो रहे हैं, उससे कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। ठीक है, जब तक वो इस पूरे कंटेनर के अंदर एक एग्जैक्ट शेप नहीं ले लेते, तब तक वो कंटिन्यूसली इसी स्पीड में मूव करते रहेंगे विद लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा स्टेट। ओके, प्लाज्मा स्टेट हम नॉर्मली 3 स्टेट्स ही पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन प्लाज्मा स्टेट भी होती है मैटर की। दिस स्टेट इज कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। इस जो स्टेट में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, मतलब एनर्जी वाले, एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। These particles are in the form of ionized gas। ये ionized gas की फॉर्म में होते हैं। Plasma can occur when matter is heated। प्लाज्मा तब बनता है जब मैटर को हीट किया जाता है to a very high temperature, किसी बहुत हाई टेम्परेचर पे। The fluorescent tubes and neon sign bulbs can convert inert gases when electric current is passed through them, they produce glowing plasma। Okay? क्या होता है, जो प्लाज्मा होता है वो किस तरह बनता है? जब मैटर को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तब प्लाज्मा अकर होता है। ठीक है, अब फ्लोरोसेंट टब्स जो होते हैं और नियॉन साइन बल्ब्स जो हमने देखे हैं, वो इनर्ट गैस उनके अंदर होती है, एक इनर्ट गैस उनके अंदर पास की जाती है, लेकिन जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तब वो ग्लोइंग प्लाज्मा प्रोड्यूस। सबसे पहले हमारे पास ये है, इसको मैंने इतने हीट टेम्परेचर पे किया, उसके बाद उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, जिसकी वजह से जो वो बल्ब है वो धीरे धीरे ग्लो करेगा, जैसे ये फ्लोरोसेंट ट्यूब की तरह ग्लो करने लग गया। ठीक है, इसे बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। नाउ द लास्ट एंड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। In 1920, on the basis of statistical calculations, Satyendra Nath Bose gave the concept of fifth state of matter। 1920 में स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन की बेसिस पे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का कंसेप्ट दिया। लेटर जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे उन्होंने भी सक्सीड किया इस स्टेट को ऑब्टेन करने में, और इस स्टेट को नाम दिया गया बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। Bose-Einstein state is formed by supercooling a gas of extremely low density। ऐसी गैस जब बनाई जाती है सुपर कूल करके, किसी भी गैस को सुपर कूल किया जाता है एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे, अबाउट 100,000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। कितना कम किया जाता है? 100,000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। नॉर्मल एयर की 100,000 पार्ट, मतलब कि टू अ लो सुपर टेम्परेचर, सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर पे। तो उस तरफ जो स्टेट हमारे पास आती है उसे हम बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, और इस स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या बोलते हैं? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। ओके, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। टेम्परेचर को इसमें बहुत लो किया गया धीरे धीरे धीरे, और इस वजह से ये स्टेट हमारे पास अटेन हो रही है। ठीक है, हमने टेम्परेचर को लो किया, देखिए टेम्परेचर लो हो रहा है, धीरे 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 ये स्टेट हमारे पास बन रही है। डेंसिटी को भी हमने नॉर्मल एयर से भी 100,000 टाइम डिक्रीज कर दिया। नाउ अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर ईदर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव एंड ईदर फिजिकल और केमिकल। या तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, या फिजिकल होती हैं, या केमिकल्स होती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज सच एज मास एंड वॉल्यूम। कैसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं उसकी? मास या वॉल्यूम।
डिपेंड अपॉन द, इस पे डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर जो मेजर किया जा रहा है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी सच एज डेंसिटी एंड कलर, जो डिपेंड नहीं करती कितना अमाउंट ऑफ लिया गया है उसके ऊपर डिपेंड, वो चीज नहीं करती। बोथ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। बोथ एक्सटेंसिव, दोनों एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, विच मीन्स दे कैन बी मेजर विदाउट चेंजिंग द सब्सटेंस केमिकल आइडेंटिटी। मतलब वो किसी भी तरह से मेजर की जा सकती हैं किसी भी सब्सटेंस की केमिकल आइडेंटिटी को चेंज किए बगैर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। व्हेन वाटर फ्रीजेस इट्स स्टिल वाटर, इट्स जस्ट इन अ फिजिकल डिफरेंट फिजिकल स्टेट। वाटर को जब फ्रीज किया जाता है वो वाटर से आइस बन जाता है, लेकिन है तो वो वाटर ही स्टिल वाटर ही रहेगा, लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट अलग हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहला होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कलर, देन डेंसिटी, देन वॉल्यूम, देन मास। बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जिसपे सब्सटेंस बॉइल करना शुरू करता है। मेल्टिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस मेल्ट करना शुरू करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हीट ऑफ कंबशन इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ कंपाउंड अंडरगोस कंप्लीट कंबशन विद ऑक्सीजन। ओके, हीट ऑफ कंबशन एनर्जी क्या होती है? जब कोई सब्सटेंस कंप्लीट बर्निंग में जाता है विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका कंबशन, हीट ऑफ कंबशन का एक सिंबल मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, delta Hc. Okay, heat of combustion. Next one, chemical stability refers to whether a compound will react with water or not. Chemical stability का क्या मतलब है कि वो जो भी सब्सटेंस, जो भी कंपाउंड हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है वो वाटर या एयर से तो नहीं रिएक्ट करता। कोई भी सब्सटेंस केमिकली स्टेबल तब होगा जब वो इन दोनों चीजों से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन आर टू सच रिएक्शंस एंड आर बोथ केमिकल चेंजेस। हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन दो ऐसी सच एग्जांपल्स हैं हमारे पास, लेकिन ये दोनों कौन सी चेंजेस होती हैं? केमिकल चेंजेस। अब बात करते हैं फ्लेमेबिलिटी की। रेफर्स वेदर अ कंपाउंड विल बर्न व्हेन एक्सपोज टू फ्लेम। इसका मतलब क्या है? कोई भी सब्सटेंस बर्न करेगा जब उसे फ्लेम से एक्सपोज, मतलब फ्लेम को उसके सामने लाया जाएगा या उसको एक्सपोज किया जाएगा फ्लेम के पास। अगेन बर्निंग इज अ केमिकल रिएक्शन, हमें पता है। Commonly a high temperature reaction in the presence of oxygen. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आग जलती है या फ्लेमेबिलिटी पॉसिबल होती है। ठीक है, अब बात करते हैं द प्रेफर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट इज द लोएस्ट एनर्जी ऑक्सीडेशन स्टेट दैट मैटर विल अंडरगो रिएक्शन इन ऑर्डर टू अचीव। ऐसा प्रेफर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट लोएस्ट एनर्जी स्टेट होता है जिसमें मेटल अंडरगो करता है रिएक्शन को अचीव करने के लिए। ठीक है, इफ अनदर रिएक्शन इज प्रेजेंट टू एक्सेप्ट और डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तब होता है जब कोई भी एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट हो या तो एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स या डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स, तब प्रेफर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोएस्ट एनर्जी पे अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, सब्सटेंस एंड इट्स नेचर जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं। और हाँ, अपने चैनल ट्यूशन मास्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।